नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं एपीएन और अब नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर, यानी एपीएन सुपरफास्ट पर। शरद यादव ने विवादित बयान से हड़कंप मच गया। शरद यादव ने बहु बेटियों की इज्जत की तुलना वोट से की है। उन्होंने कहा है कि वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर है। शरद यादव चुनावी राजनीति के गिरते स्तर और पैसे वोट के गठजोड़ पर चिंता जता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। शरद ने कहा कि पैसे की बदौलत आजकल वोट को खरीदा और बेचा जाता है। शरद यादव ने कहा कि बैलेट पेपर के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। लोगों को बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी और अगर वोट बिक गया तो देश की इज्जत जाएगी। गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा कर। जेडी नेता शरद यादव अपने बयान पर कायम है। शरद यादव ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। बात यह ना कि वोट और बेटी की दोनों की जिस तरह मोहब्बत से, प्रेम से इज्जत करते हैं, जैसे बेटी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह वोट से भी उतना ही लगाव रखना चाहिए। तब समाज अच्छा बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा, तब सरकार अच्छी बनेगी। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और ऐसे में बयानों का दौर भी जारी है। ऐसे ही एक बयान दिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने इस तरह के किसी भी तरह के बयान से इनकार किया। इससे पहले जब मौर्य ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो कहा था कि बीजेपी यूपी का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। क्या आपने बयान दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और अखिलेश यादव ने कल सुल्तानपुर में रैली को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। आज अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के 3 विधानसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे। कल की रैली में अखिलेश यादव ने जहां अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया था, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी ने कल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें अखिलेश, मुलायम और रामगोपाल यादव के नाम शामिल थे, लेकिन शिवपाल यादव का नाम प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। और लखनऊ कैंट से सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव के चुनावी काफिले के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। एपीएन की टीम जब इस बात की पड़ताल करने पहुंची तो अपर्णा यादव के चुनाव प्रचार में सरकारी हनक पूरी तरह से हावी दिखा। उनके चुनाव प्रचार में राज्य संपत्ति विभाग की सरकारी गाड़ियों के प्रयोग का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो ये आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला है और पुख्ता सबूत मिलने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं उनकी विरोधी उम्मीदवार और बीजेपी कैंडिडेट रीता बहुगुणा जोशी ने इसे सत्ता की हनक करार दिया। इसका सबके लिए सामान्य है और उस कानून के अंतर्गत चलना चाहिए। मैं तो जिस दिन से आचार संहिता लगी है, जो नियम चुनाव आयोग ने लगा दिए हैं, उनका हम लोग साक्षर पालन कर रहे हैं। और मेरा उनको भी ये सुझाव है कि चुनाव तामझाम से नहीं लड़ा जाता है, लोगों के दिल में जाकर और अपनी सत्यता, अपनी सच्चाई को दिखाकर जीता जाता है। तो इसी का उल्लंघन करना देश के कानून का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान नामांकन की प्रक्रिया आखिरी दौर में चल रही है और इसी के मद्देनजर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर से नामांकन दाखिल किया और इसी के दौरान आजम खान ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। फायदे और नुकसान का नहीं है, यकीनन फायदा होगा। 5 सीटें जीत रहे हैं हम रामपुर की, दावे से जीत रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि 300 सीटें जीतेंगे हम। अखिलेश जी ने कहा है 300 सीटें जीतेंगे गठबंधन के साथ। अब तो और आगे जीतेंगे।
मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से पायल माहेश्वरी के नामांकन के बाद यहां के राजनीतिक समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी ने शहर सीट पर चर्चित गैंगस्टर संजय जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर सभी को चौंका दिया है। कुख्यात संजीव जीवा को भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वर्तमान में वो महमूदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 की हत्या के मामले में जेल में है। उसे वर्तमान में मैनपुरी जेल में रखा गया है। वहीं नामांकन करने के बाद पायल माहेश्वरी से मीडिया ने उनके अपराधी पति के बारे में पूछा तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने चुप्पी साध ली। बीजेपी ने भले ही वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक विधानसभा के कई नेताओं को टिकट का भरोसा दिलाकर खूब प्रचार प्रसार कराया हो, लेकिन अब टिकट की घोषणा के बाद वहीं बीजेपी नेता बगावत पर उतर रहे हैं। मामला सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का है, जहां डलमऊ ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, जो बीजेपी में पिछले कई सालों से थी, उनके पति राम बहादुर यादव भी बीजेपी में कई पदों पर रहे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर सरेनी से टिकट के दावेदार थे। पिछले कई महीनों से खूब प्रचार प्रसार किया। शीर्ष नेताओं ने भी उन्हें इस बार सर्वे के मुताबिक टिकट देने के लिए कहा था, पर जब प्रत्याशी की घोषणा हुई तो उनका नाम गायब था। राम बहादुर यादव की जगह सरेनी विधानसभा से धीरेन्द्र बहादुर सिंह को टिकट मिला तो राम बहादुर यादव ने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया और सोमवार को बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार मंच में सदस्यता ग्रहण कर सरेनी से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। राम बहादुर यादव ने इशारों में राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए बताया कि बीजेपी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही, पैसे के बल पर टिकट दिया जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं और इस बार पार्टी ने युवाओं पर भरोसा जताया है, जिसमें शहर दक्षिणी से दिग्गज नेता श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काट दिया गया है। दादा की जगह अब इस बार बीजेपी ने यहां से युवा चेहरे पर दांव लगाया है। यहां से सेंट्रल बार एसोसिएशन के युवा अध्यक्ष अधिवक्ता तथा भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलकंठ तिवारी को दक्षिण से टिकट दिया गया है। इस बार बनारस के लिए जारी हुए प्रत्याशियों में बीजेपी ने संगठन को तरजीह देते हुए शहर उत्तरी से वर्तमान विधायक रविंद्र जायसवाल, रोहनिया से सुरेंद्र नारायण सिंह औढ़े, वाराणसी कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव और शिवपुर विधानसभा से अनिल राजभर को टिकट दिया गया और इसके साथ ही पूर्वांचल की तमाम सीटों से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अलीगढ़ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक जमीरुल्लाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। दरअसल पार्टी ने इस बार जमीरुल्लाह को टिकट नहीं दिया। बावजूद इसके जमीरुल्लाह ने पार्टी पर अपना गुस्सा उतारते हुए निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यूपी विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आगरा में एक 95 साल की बुजुर्ग महिला ने मंगलवार को नामांकन किया। महिला का नाम जल देवी है। जल देवी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही हैं और प्रचार में उनका बेटा उनका साथ दे रहा है। जल देवी का कहना है कि इसलिए चुनाव लड़ना चाहती हूं क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां जनता को ठग रही हैं। अगर मैं शारीरिक रूप से ठीक रही तो जनता की जी जान से सेवा करूंगी। उत्तराखंड के सियासी मौसम में टिकट के लिए मारामारी जारी है और यहां टिकट से महरूम नेताओं और उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर नजर आने लगा है। बीजेपी कार्यालय पर भी अचानक उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब धर्मपुर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर उमेश अग्रवाल के समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि इस हंगामे के बाद बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल सामने आया और अपने समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का खंडन किया और आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेसी नेताओं का हाथ है जो बीजेपी दफ्तर में हंगामा करवा बीजेपी की छवि जनता के बीच खराब करने की कवायद में जुटे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर और अंदर CNT-SPT एक्ट और पॉलिटेक्निक छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला गरमाया रहा। सदन के अंदर कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आई।
और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। त्रिवेंद्र सिंह ने रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल होंगे। सीएम रघुवर दास कार्यक्रम के लिए हिस्सा लेने के लिए आज उत्तराखंड जाएंगे और नामांकन के बाद रघुवर दास एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद आज ही रांची लौट जाएंगे। अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति भवन पहुंचे और यहां उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। प्रिंस शेख मंगलवार को भारत पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार यूएई के आर्मी राजपथ पर परेड करेगी। अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद बतौर चीफ गेस्ट रहेंगे। भारत और यूएई आज पारस्परिक सहयोग के लिए 1 दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनमें एक समझौता भारत में $75 अरब के निवेश में कोष में धन लगाने के बारे में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दिल्ली में एक बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रिंस क्राउन का खुद राष्ट्रपति और मोदी ने स्वागत किया। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के बाद भारत रवाना होंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कल रात फोन पर बात की और ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। बातचीत के दौरान अलग अलग मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और ट्रंप ने पीएम मोदी को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी दिया, तो वहीं मोदी ने भी फोन पर ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिका का सच्चा दोस्त है और वो मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे और उसके साथ ही दोनों के बीच दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने साथ में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने का संकल्प किया। फिरोजाबाद में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रेन के लगेज बोगी से चोरी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य को पकड़ उसके पास से पुलिस ने चोरी किए हुए 27 लैपटॉप बरामद किए जो कि एप्पल कंपनी के हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सामान की कीमत 30 लाख के करीब है। हालांकि पुलिस ने अभी अपराधी और फिरोजाबाद में उसके सहयोगी के नाम का खुलासा नहीं किया है। मामला थाना उत्तर से जुड़ा हुआ है। यहां आर्य नगर क्षेत्र में पकड़ा गया आरोपी किराए पर रहता था। दरअसल सितंबर 2016 में मुंबई से ट्रेन की लगेज बोगी को काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे, जिसमें लैपटॉप और महिलाओं से संबंधित सामान को चोरी किया गया था। तभी से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन चोरों के पीछे पड़ी थी। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को यह सफलता मिली। गाजियाबाद में हिंदी भवन में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हुए और सम्मेलन में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की अपेक्षा वे करते हैं। उधर गाजीपुर में आनंद मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल की बेरहमी का शिकार 8वीं क्लास में पढ़ने वाला मोहित वर्मा नाम का एक मासूम छात्र बना। इसकी वजह से वे पढ़ने और खेलने के बजाय पिटाई के कारण सिर में लगी चोट का इलाज जिला अस्पताल में कराने को मजबूर है। आरोपों के तहत मुताबिक मोहित से 23 जनवरी को स्कूल प्रिंसिपल ने कोई सवाल पूछा जिसका जवाब वो नहीं दे सका और इसी से नाराज स्कूल प्रिंसिपल ने मोहित की जमकर पिटाई की और क्लासरूम से बाहर निकालकर सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। और इतना नहीं, स्कूल प्रिंसिपल ने मोहित को घंटों कमरे में बंद भी रखा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोहित के दोस्तों ने उसके घर जाकर पूरे वाकये को बताया तो मोहित के चाचा स्कूल पहुंचे और किसी तरह चोटिल मोहित से मिले और इसके बाद उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर मोहित के सिर में लगी चोट के इलाज के लिए सिटी स्कैन कराया गया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित छात्र मोहित के मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। और विधानसभा चुनाव के पहले कानपुर सिटी में सीआरपीएफ बटालियन के फ्लैग मार्च के दौरान सीआरपीएफ की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसमें 7 महिला जवान घायल हो गई। घायल महिला जवानों को हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक महिला जवान की हालत नाजुक बनी हुई है।
महाराजगंज जिले में लोहिया आवास आवंटन में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि ब्लॉक से लेकर जिले तक के अधिकारी और कर्मचारी कायदा कानून को ताक पर रखकर गलत फैसले कर रहे हैं और गरीब लोग निराश होकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ताजा मामला पनियारा ब्लॉक के बसडीला गांव का है। यहां ग्राम प्रधान और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसे लोगों को विधायक और सांसद निधि से आवंटित लोहिया आवास दे दिया गया जो पैसे वाले और पक्के मकानों के मालिक हैं, जबकि झोपड़ियों में रहने वाले दर्जन गरीब परिवार जो लोहिया आवास के पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला, जबकि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से अपात्रों को लोहिया आवास दे दिया गया। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की जांचने के लिए मुगल सराय जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन परिसर में मॉक ड्रिल किया और इस दौरान स्नीफर डॉग की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई और यात्रियों को संदिग्धों की सूचना पुलिस को देने और सचेत रहने के टिप्स भी दिए गए। और कल गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद में भी प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया और यहां रेलवे पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य वर्षों की तरह राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस बारे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं के चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। और देश में राजनीतिक दलों की कमाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में ये तमाम चीजें। नेशनल इलेक्शन वॉच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 2004 से 5 में और 2014 से 15 के बीच राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों की कुल कमाई 11,367.34 करोड़ रुपए रही। इसमें से 69% कमाई अज्ञात स्रोत से आई, 16% कमाई ज्ञात दाताओं ने दी और 15% कमाई दूसरे स्रोतों से हुई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस दौरान राष्ट्रीय दलों की आय 313% बढ़ी, जबकि क्षेत्रीय दलों की कुल आय 652% बढ़ी। रिपोर्ट रिलीज करने के बाद नेशनल इलेक्शन वॉच के संस्थापक जगदीश छापेकर ने कहा कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना जरूरी है। उन्हें पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ ही राजनीतिक दलों के बही खाते की सालाना ऑडिटिंग भी एक स्वतंत्र ऑडिटर से कराना जरूरी होगा। नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, जिसकी 94% आमदनी अज्ञात स्रोत से है। फिर अकाली दल है, जिसकी 86% आमदनी अज्ञात स्रोत से है और इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, जिसकी 83% फंडिंग अज्ञात स्रोत से होती है। बीजेपी की कुल आमदनी का 65% हिस्सा अज्ञात स्रोत है। जगदीप छोकर कहते हैं कि नोटबंदी से आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन को रोकने में मदद नहीं मिलेगी। काले धन को रोकने के लिए उसके स्रोत को रोकना होगा और इस रिपोर्ट से देश में राजनीतिक दलों की मौजूदा फंडिंग पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, विशेषकर ऐसे वक्त पर जब सरकार देश में डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर पर पहल कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयार होंगे? भुवनेश्वर में हुए सड़क हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल बस जब अचानक दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मुड़ी, उसी वक्त यह हादसा हुआ और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उधर गोवा के पणजी की सदा उपजेल के करीब 45 कैदियों ने मंगलवार रात किसी छोटे मुद्दे को लेकर कथित तौर पर जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया और फिर भागने की कोशिश की, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वास्को के पास स्थित जेल में पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि कैदियों ने किसी मामूली बात को लेकर रात करीब 11 बजे जेलर और अन्य पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हमला किया। उधर मंगलवार को ठाणे जॉइंट सीपी आशुतोष
नुम्बरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भिवंडी क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में दूध बावड़ी इलाके में किराए का रूम लेकर वोडाफोन, एयरटेल, यूनिनॉर, डोकोमो और एयरसेल कंपनी के एजेंसी के जरिए होलसेल और रिटेल में सिम कार्ड बेचते थे। सिम एक्टिव करने के लिए फर्जी कागजात और इस तरह से अंसारी से 35 रुपए में वो खरीदा था और पुलिस ने करीब 50,000 लोगों के फोटो, करीब 10,000 फर्जी आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी और सिम कार्ड बरामद किया। और आज शाहरुख खान की फिल्म रईस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी थोड़ी साधारण है, लेकिन शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय से फिल्म में जान आ गई है। रईस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है और फिल्म में शाहरुख रईस आलम की भूमिका में है। इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, अतुल कुलकर्णी, जीशान और नरेंद्र झा महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है, जहां रईस का बचपन अपनी मां के साथ गरीबी में गुजर रहा है और गरीबी के चलते रईस बचपन में ही शराब तस्करी के धंधे में घुस जाता है। फिल्म में आगे शुरू होता है शराब के लिए गुंडों में झगड़ा, राजनीतिक दलों की राजनीति, षड्यंत्र का सिलसिला और चोर पुलिस का खेल। एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। ट्रस्ट ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी है, जुड़े रहिए एपीएन के साथ।